बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो का आगाज़ इस खबर से करते हैं जिसने सबको हैरान कर दिया है। मुझे तो समझने में मुश्किल आ रही है और आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता हूँ ये वीडियो आप शुरू से आखिर तक देखें और इसके बाद इस वीडियो को शेयर करें। हर पाकिस्तानी तक ये वीडियो पहुँचनी चाहिए। इस वीडियो में जो मैं बातें करने लगा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ख़ास वीडियो है इमरान खान की ज़िंदगी, सेहत, अगवा और इन सब चीज़ों से जुड़ी जो बात है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे बच्चे तक ये बात पहुंचनी चाहिए। हम ज़रा पहले ये देखते हैं कि ये क्या बयान रिपोर्ट हो रहा है। मेरे तो 28 तबक रोशन हो गए हैं ये बयान देख के जो सोहेल अफरीदी से बहुत सारे सहाफ़ी मंसूब कर रहे हैं। सहाफ़ियों से सोहेल अफरीदी की मुलाकात हुई है और सहाफ़ी ये क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने ये कहा है सहाफ़ियों से कि पीटीआई के लॉन्ग मार्च का मकसद इमरान खान की रिहाई नहीं बल्कि सिर्फ खानता का रसाई है। 2 महीने की तारीख देने के बाद जो लॉन्ग मार्च किया जाएगा वो भी इमरान खान की रिहाई के लिए नहीं किया जाएगा, सिर्फ इमरान खान तक रसाई के लिए किया जाएगा। यानी अगर 27 सितंबर को लॉन्ग मार्च होने वाला होता है और जर्नैल बैरिस्टर सैफ को इमरान खान से मुलाकात के लिए भेज देते हैं तो लॉन्ग मार्च कैंसिल, क्योंकि रसाई हो गई। या जर्नैल फवाद चौधरी को कहते हैं कि यार तुम मिल लो जाके, तो बस रसाई हो गई। मैं आपको सिर्फ मिसाल दे रहा हूं कि रिहाई के लिए मार्च नहीं करना, सिर्फ रसाई के लिए मार्च करना है। हाँ, ये ज़रूर आगे रिपोर्ट हो रहा है कि सोहेल अफरीदी ने यह कहा है कि इमरान खान की रिहाई तो अदालतों से होनी है, वो मार्चेस से नहीं होनी, वो कानून के तहत होनी है। इमरान खान शुरू से ये कहते आए हैं कि रिहाई तो मैं अदलिया के जरिए लूँगा और मेरिट पे फैसलों पे लूँगा। ऐसे मैंने किसी की भीख में दी कि रिहाई नहीं लेनी। यहाँ तक तो ये बात दुरुस्त है, लेकिन क्या ये बयानिया होना चाहिए किसी लॉन्ग मार्च का कि हम इमरान खान की रिहाई के लिए नहीं आ रहे? लॉन्ग मार्च का तो मकसद ये होना चाहिए था कि प्रेशर पड़े सिस्टम के ऊपर और वो इमरान खान के केस लगाएं अदालतों में और इमरान खान को रिहाई मिले। लेकिन यहाँ स्टेटेड मिशन ये बता दिया गया है कि रिहाई मकसद है ही नहीं भाई, सिर्फ रसाई मकसद है। अब रसाई वाली जो सूरत हाल है उसका जायजा लेते हैं, फिर मैं आता हूँ जो मैंने इंपॉर्टेंट बातें करनी है। और मैं मुराद सईद की छोटी सी तहरीर पढ़ना चाहता हूँ। वैसे उनकी काफ़ी लंबी तहरीरें होती हैं, लेकिन ये उन्होंने कुछ छोटी लिखी है तो मैं पढ़ के आपको ये थोड़ी सी सुनाना चाहता हूँ। मुराद सईद कहते हैं कि इमरान खान की सेहत के हवाले से तशवीशनाक खबरें मौसूल होने के बाद ऐसे कौन से मुस्तनद जराए हैं कि बगैर किसी मुलाकात के भी आप यकीन कर बैठे हैं। आपको पता है ना कि बैरिस्टर गौर का एक बयान आया था कि मुस्तनद जराए से बात करने के बाद मैं बता रहा हूं कि इमरान खान को जेल डॉक्टर या जेल अस्पताल में ब्लड प्रेशर के हवाले से या किसी वजह से नहीं लेके जाया गया। तो मुराद सईद कहते हैं कि इमरान खान की सेहत के हवाले से तशवीशनाक खबरें मौसूल होने के बाद भी ऐसे कौन से मुस्तनद जराए हैं कि बगैर किसी मुलाकात के भी आप यकीन कर बैठे हैं। इमरान खान की जिंदगी को जिनसे खतरा है वो उन्हीं की तहवील में है। इससे कबल इमरान खान पर जानलेवा हमला हो चुका है, कई मंसूबे बन चुके, आंख जाया हो चुकी। इमरान खान ने वाज़ेह तौर पर अपने डॉक्टर तक रसाई के लिए हर फोरम इस्तेमाल करने और आवाज़ उठाने की बात की थी। खुदारा सब मिलकर हर फोरम का इस्तेमाल करें। बुशरा बीबी की आंख का वही इशू बना और अब दूसरी आंख भी मुतासिर हो रही है। क्या ये सब इत्तेफाक है? चंद हफ्ते कबल आपको बताया था कि खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई के लिए हालात ऐसे बनाए जाएंगे कि आप ना अमन के लिए आवाज उठा सकेंगे, ना इमरान खान की रिहाई के लिए तहरीक चला पाएंगे। इसलिए जल्दी कीजिए। अगस्त के आगाज से मुतअद्दिद वाक़यात इन खदशात को दुरुस्त साबित कर रहे हैं। पार्टी से गुजारिश है कि इत्तेहादियों से बात करके सितंबर के बजाय इसी महीने कौमी जिरगा बुलाए। हमारे पास वक्त कम है, हर गुजरता दिन मजीद जनाजों की राह हमवार करेगा। ये बड़ी गहरी बात है, आगे भी है थोड़ी बातें, कि मैं यहीं पे रोकूंगा क्योंकि तहरीर पढ़ के ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता। पॉइंट की बात आ गई है। अब मैं एक और पॉइंट की बात पहले आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। एनकिडू रीबॉर्न ने ये 2 लाइनें या 2.5 लाइनें लिखी हैं, ये मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। और ये बड़ी गहरी बात है क्योंकि इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि मैं क्या बात करना चाहता हूं। वो लिखती हैं कि अगर मैं तहरीक इंसाफ का कोई ओहदेदार या मैं तहरीक इंसाफ का रुकने असेंबली होता तो फौरन से पहले ओहदा छोड़ देता कि मेरी सियासत या ज़मीर सारी जिंदगी इस चीज़ का बोझ ना उठा पाता कि मेरे किसी ओहदे पर या किसी असेंबली में होते हुए इमरान खान जेल में मारा गया। इसके ऊपर मैंने 2 लाइनें ऐड की हैं और मैंने लिखा है कि यही बुनियादी नुक्ता है। अगर आपकी सियासत इमरान खान की जिंदगी और इमरान खान की खैरियत के लिए कुछ नहीं कर सकती तो सियासत छोड़ दें और कोई और धंधा करें, कौम पे एहसान मत करें। मेरे पाकिस्तानियों, मेरी बात आपने बड़े गौर से सुननी है और ये घर घर पहुंचानी है। पीटीआई के लोगों तक तो ये पहुंचनी जरूरी है ही, लेकिन ये घर घर पहुंचनी जरूरी है।
عمران خان کی سیاست عہدوں کے لیے نہیں ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ عمران خان جس نظریے پہ کھڑا ہے اس کے لیے اسمبلی کا رکن ہونا کوئی اہمیت نہیں رکھتا، اس کے لیے وزارت اعلیٰ کی کرسی کوئی اہمیت نہیں رکھتی، کیونکہ سہیل آفریدی نے مبینہ طور پہ صحافیوں کو یہ بتایا ہے کہ انہیں دھمکی پہنچائی گئی ہے یار لوگوں کی طرف سے کہ اگر تم نے لانگ مارچ کیا تو 5 دن کے اندر تمہیں نااہل کر دیا جائے گا۔ وہ کہتے ہیں اس کے باوجود میں نے کال دے دی۔ دھمکی یہ تھی مبینہ طور پہ سہیل آفریدی کو کہ تمہیں 5 دن کے اندر اندر نااہل کر دیا جائے گا اگر تم نے لانگ مارچ کی کال دی تو۔ عمران خان کی سیاست کسی عہدے کی محتاج نہیں ہے، نہ عمران خان کو یوزول پالیٹکس میں کوئی انٹرسٹ ہے، وہ بزنس ایز یوزول کے لیے یہ ساری جدوجہد نہیں کر رہے۔ تو پھر وہ بیرسٹر گور ہوں، سلمان اکرم راجہ ہوں، سہیل آفریدی ہوں، زید ہو، بکر ہو، آپ سب اگر عمران خان کی رہائی کے لیے اور اس حقیقی آزادی کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، خود کو کمزور پاتے ہیں، ڈرا ہوا پاتے ہیں، گھبرایا ہوا پاتے ہیں، کرنیلوں کے شکنجے میں پاتے ہیں، تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ سیاست چھوڑ دیں، کنارہ کشی اختیار کر لیں۔ آپ کسی پہ احسان نہیں کر رہے، کوئی بھی کسی پہ احسان نہیں کر رہا۔ میں نے ہمیشہ آپ کو بتایا کہ اپنی ذات کی حد تک جو کہانی ہے، جو ظلم و جبر ہے، وہ حالات کبھی بہتر ہوئے تو بتاؤں گا، اگر یہی جدوجہد جاری رہی تو مرتا مر جاؤں گا، آپ کے ساتھ شیئر نہیں کروں گا جو کچھ بیتا ہے، جو بیت رہا ہے۔ ہماری ذات کی جنگ یہ ہے ہی نہیں، نہ یہ عمران خان کی جنگ ہے اور نہ اس کے لیے جنگ ہے، یہ ہماری نسلوں کے مستقبل کی جنگ ہے، یہ ہمارے ملک کو بچانے کی جنگ ہے۔ اس جدوجہد میں جو قربانی دوں گا وہ کسی پہ احسان نہیں ہے۔ کل کو میں کہوں جی میں نے کچھ ویڈیوز بنانے کے لیے یا بڑا نیریٹو چلانے کے لیے قربانی دے دی ہے، میری یہ قربانی میرے اپنے لیے ہے، میری آنے والی نسلوں کے لیے ہے، میرے ملک کے لیے جس سے میں پیار کرتا ہوں۔ اسی طرح اگر سلمان اکرم راجہ کو لگتا ہے کہ اس پہ 40 کیس ہیں تو یہ کسی پہ احسان نہیں ہے۔ کوئی بندہ بھی اگر اس نظریے پر نہیں چل سکتا، بوجھ نہیں اٹھا سکتا، اگر وہ عمران خان کی رہائی کے لیے ان تک رسائی دونوں کام اکٹھے ہیں، سیملٹینیسلی ہونے چاہیے، نہیں کر سکتا تو عہدہ چھوڑ کے گھر چلا جائے۔ کوئی کسی پہ احسان نہیں کر رہا، کوئی ایم این اے بن کے کسی پہ احسان نہیں کر رہا۔ مجھے یہ تھا یار کہ بہت سارے لوگ جیلوں میں ہیں، بہت سارے لوگ ملٹری قید میں بھی ہیں، should we feel sorry for them؟ لوگ کہتے ہیں کہ یس سوری فیل کرنا چاہیے، ظلم بہت ہوا ہے، ظلم کے حوالے سے we feel sorry for them، I feel sorry for everybody جس پر ظلم ہوا ہے۔ لیکن اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ ذاتی طور پہ میرے اوپر احسان ہے تو میرا خیال ہے یہ ان کی قربانی کو چھوٹا کرنے والی بات ہے۔ کیا ڈاکٹر یاسمین راشد یہ کہے گی کہ میرا آپ لوگوں پہ احسان ہے کہ میں 3-4 سالوں سے جیل میں ہوں اور میں نے اپنی باقی ساری زندگی جیل میں گزار دی ہے، یہ میرا آپ پہ احسان ہے؟ وہ نہیں کہیں گی، میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ کہیں گی کہ میں نے آنے والی نسلوں کے مستقبل کے لیے قربانی دی ہے، میں نے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے قربانی دی ہے، میں نے اپنے پیارے ملک کے لیے قربانی دی ہے جس سے میں پیار کرتی ہوں۔ یہی باقی سارے بھی کہیں گے۔ جو ملٹری قید میں نوجوان ہیں ان کو آپشن تھا، عمران خان کے خلاف بیان دے دو، سٹام لکھ دو، نکل جاؤ، نہیں دیا کسی نے بیان۔ جتنے بھی 100 سے زیادہ لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں ملٹری قید میں، عمران خان کا بھانجا بھی اس میں شامل ہے۔ عمران خان کے بھانجے کو شاید یہ آپشن نہ دیا گیا ہو، لیکن باقی جتنوں کو بھی سزا دی سب کو یہ آپشن دیا گیا تھا کہ لکھ کے دے دو ہمیں کہ عمران خان نے سازش کی، عمران خان نے ہمیں کہا، اس کی ماں پہ ہم نے کیا، نہیں دیا انہوں نے۔ عمران خان نے پیغام بھی بھیجا ملٹری قیدیوں کو، یار دے دو میرے خلاف، کوئی مجھے مسئلہ نہیں ہے، نہیں دیا انہوں نے۔ تو کیا وہ کل نکل کے کہیں گے کہ ہم نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے، ہم نے جو قیدیں کاٹی؟ وہ یہ نہیں کہیں گے، وہ کہیں گے ہم نے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے یہ کیا ہے، ہم نے اپنے ملک کے لیے یہ کیا ہے۔ تو ہم میں سے ہر کسی کا جذبہ یہ ہونا چاہیے۔ ارشد شریف شہید ہے اور شہید زندہ ہوتے ہیں، کیا ارشد شریف یہ کہہ رہا ہوگا کہ میں نے تم لوگوں پر احسان کیا اور میں نے شہادت دے دی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس بندے نے اپنے بچوں کے مستقبل اور اپنے پیارے وطن کے لیے قربانی دی ہے جس کو وہ بچانا چاہتا تھا۔ اسی ظلم اور جبر سے، اسی ناانصافی سے، انہی زیادتیوں سے وہ بچانا چاہتا تھا، اس لیے اس نے قربانی دے دی۔ الٹیمیٹ سیکریفائس تو جان دینا ہی ہوتا ہے نا۔ ارشد شریف دے گیا سب سے پہلے۔ میں سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں، جتنے بھی لوگ ہیں اکراس دا بورڈ، ایک بات سمجھ لیں۔ ایک بحث چل رہی ہے سوشل میڈیا پہ اور بڑی اچھی ایک مثبت بحث بھی ہے کہ لانگ مارچ کریں گے، وہ آگے سے گولیاں ماریں گے، کیا مل جائے گا؟ وہ تو نہیں چھوڑنے والے اقتدار۔ یہ تو میں نے آپ کو پہلے دن کہا تھا کہ فوج ملک توڑوا بیٹھے گی، اقتدار نہیں چھوڑے گی، یہ تو طے ہے۔ حل کیا ہے اس کا؟ کیا حل ہے آپ مجھے بتائیں کہ پورے ملک میں ملینز کی تعداد میں لوگ باہر نکل آئیں۔ اب کہنے والے ظاہر ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہوگا، یہ پہلے نہیں ہوا، عمران خان باہر سے نہیں ہوا تو اب کیسے ہوگا؟ اب جب کہ اتنا پانی پلوں کے نیچے سے گزر گیا اب کیسے ہوگا؟ کیسے ملینز میں لوگ باہر نکل آئیں گے؟ دیکھیں مسئلہ سارا یہیں پہ پھنسا ہوا ہے کہ ملینز میں لوگ باہر نہیں نکلتے، ڈرے ہوئے ہیں، گھبرائے ہوئے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ کیا کہہ دیں گے؟ تم باہر بیٹھ کے باتیں بنا رہے ہو، آ جاؤ نا، تم لیڈ کر لو۔ بہت سارے لوگوں کو سننا پڑتا ہے جو باہر بیٹھے ہوتے ہیں، وہ بول رہے ہیں، جتنی آواز اٹھا سکتے ہیں اٹھا رہے ہیں، لیکن کہا جاتا ہے جی تم آؤ نا، تم لیڈ کرو، کیونکہ سب کو پتا ہوتا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ میرے جیسے لوگ، شداد اکبر، موہت پیرزادہ یا کوئی اور لوگ جو ہیں
शहबाज गिल, ये पाकिस्तान जब एयरपोर्ट लैंड करेंगे तो हमें जाने दिया जाएगा कि जाओ एहतजाज लीड करो? हमें तो एयरपोर्ट से उठा के ले जाएंगे और लितर पोला होगा। उसमें हम पाकिस्तान का क्या कर सकेंगे? मुझे बताएं। मैं जो यहाँ बैठ के कंट्रीब्यूट कर सका हूँ, मैं पाकिस्तान कदम रखता हूँ, मेरा कंट्रीब्यूशन खत्म हो जाएगा, मुझे गायब कर दिया जाएगा, मार दिया जाएगा, कहीं फेंक दिया जाएगा, उससे किसी को क्या फायदा होगा? जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, मैं डरता नहीं हूँ मरने से, बल्कि शहादत की मौत तो हमारी दुआ है। मसला यह है कि मैं फायदा किसका करूंगा ऐसे? तो हम जो बाहर हैं, हम एक लिहाज से फंसे हुए हैं कि हम आके लीड कर ही नहीं सकते एहतजाज, कि हमें तो एयरपोर्ट से नहीं निकलने दिया जाएगा, हमारे तो नाम लिस्टों में डाले हुए हैं। प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान में जो बैठे हुए लोग हैं वो बुनियादी तौर पे फंस गए हैं। जैसे ओवरसीज इस तरह फंस गए हैं, जो पाकिस्तान में बैठे लोग हैं वो भी फंस गए हैं। अब उनके पास मज़ामत के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है, बाकी सारे ऑप्शन खत्म हो गए। देखिए, अदलिया जिस मुल्क में खत्म हो जाए, इदारे जिस मुल्क में खत्म हो जाएं, कल को आपकी औलादों को जरूरत पड़ सकती है, कभी थाने जाने की जरूरत पड़ सकती है, कभी अदलिया के पास जाने की जरूरत पड़ सकती है, हजार मसले निकल आते हैं, आपकी जमीनों पे कोई ताकतवर कब्जा कर लेता है, क्या होगा? आपको घर से कोई मार के निकाल देता है, क्या होगा? आपको तो इस मुल्क में इंसाफ नहीं मिलने वाला, क्या होगा? सोचा आपने? तो मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई किसी पे एहसान नहीं कर रहा, मेरा किसी पे कोई एहसान नहीं अगर मैंने कोई कुर्बानी दी, किसी का किसी पे एहसान नहीं। हम सब अपने मुल्क के लिए कर रहे हैं, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कर रहे हैं, और शायद हमारे जहन में कहीं ये भी है कि शायद अल्लाह इसका अजर भी देगा हमें कि हम पब्लिक एट लार्ज जो है, या इंसानों की ऑन अ लार्ज स्केल हम बेहतरी के लिए कोशिश कर रहे हैं। शायद कोई अल्लाह से अजर मिलने की भी उम्मीद होती है। ये हम सब में सोच आनी पड़ेगी कि जर्नैलों को अगर शिकस्त देनी है तो हम में से बहुत सारे मारे जाएंगे। मुझे सिर्फ मसला यह है कि मैं एयरपोर्ट पे नहीं मारा जाना चाहता। अगर मैदान में मारे कोई मसला नहीं है, मैदान तक जाने नहीं देंगे, ये सारा इशू है। हम में से बहुत सारों की जान जाएगी, ये मैं आपको बता रहा हूं। फौज नहीं छोड़ेगी कब्जा। तो अगर कोई आपको ये डराता है और कहता है यार कि वो गोलियां चला देंगे, इसका इलाज ये नहीं है कि सिर्फ बहादुर 5-10 हज़ार जो है वो निकल के आ जाए कि हम जान देने के लिए तैयार हैं। वो था ना 19 बच्चा 19 साल का, उसने कहा इमरान खान को लेके आऊंगा या जान दे दूंगा। उसने जान दे दी, ला नहीं सका ना वापस, जान दे दी उसने। क्या क्या आया था घर में माँ बाप को कि या खान को लेके आऊंगा या जान दे दूंगा, शहीद हो जाऊंगा। ऐसे चंद नहीं चाहिए, ऐसे लोग लाखों में चाहिए। और हम मुसलमान हैं, क्या हमारे अंदर ये जज्बा नहीं होना चाहिए कि जुल्म खत्म करने के लिए असल में जद्दोजहद इसीलिए होती है, बाकी सब कहानियां हैं। तो जी आपका फौजी बॉर्डर पे डीजल स्मगलिंग करते हुए भी मारा जाए तो वो शहीद हो गया है। वो माँ बहन बेटी की इज्जतों पे हाथ डालते हुए भी मारा जाए किसी की गोली से, वो शहीद हो गया है। वो इस्लामाबाद आते हुए एक्सीडेंट में मारा जाए, वो फिर भी शहीद हो गया है। ये शहादत नहीं होती। शहादत होती है जुल्म जबर के खिलाफ स्टैंड लेना, और दूसरा अल्लाह के दीन की हिफाजत के लिए। ये दो चीजें हैं जो शहादत आपको देती हैं, और कोई चीज नहीं है। बाकी ये सिर्फ कहानियां बनाई हुई हैं इन लोगों ने चूरन बेचने के लिए। तो हम सब लोगों को अल्टीमेट प्राइस पे करने के लिए तैयार होना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले दिनों में, क्योंकि अब जो मैं बात आपसे करने लगा वो आपको बताएगी कि ये क्यों इतनी लंबी मैंने तमीद बांधी और आपका टाइम ज़ाया किया। बहुत सारे लोगों को लगेगा कि यार मैं ऐसे बैठ के भाषण दे रहा हूँ। इमरान खान को जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तरह जर्नैल फांसी देने का रिस्क पता है क्यों नहीं ले सकते? लाख जबर के बावजूद वो ये जानते हैं कि अगर हमने ये काम करने का सोचा और अदालतों से ऐसी सजा दिलवाई और कुछ किया तो लावा फट पड़ेगा। लावा तैयार है, उन्हें ये पता है। बंद कमरों में, जहाँ तक मुझे किसी ने बताया है कि बंद कमरों में ये रियलाइजेशन है कि नौजवान हमसे मुतनफ़र हैं और लावा तैयार है, बस हमने पटने नहीं देना, उन्हें काबू में रखना है, जबर भी रखना है ताकि लोग डरे भी रहें, और साथ हमने कुछ ऐसा भी करना है कि आहिस्ता आहिस्ता नौजवानों को हम बहका लें। जैसे वो नहीं यूनिवर्सिटियों में जाके डीजी साहब कहते हैं वाइस चांसलर्स को कि नौजवानों को मुहिब वतन बनाओ, ऑर्डर देते हैं जाके, जैसे कोई बटन है वाइस चांसलर दबाएंगे और नौजवान सारे जो है वो फौज के गुलाम हो जाएंगे। मुहिब वतन का मतलब है फौज की गुलामी करना। तो मेरे पाकिस्तानियों, मैंने 2022 में ही बाजवा के दौर में कह दिया था कि कब्र एक है और बंदे दो हैं। ये बात उस वक्त कितनी दुरुस्त थी, लेकिन आज सबसे ज़्यादा दुरुस्त है। मीर जाफर किसी सूरत ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि इमरान खान बाहर आ जाए, रिहा हो जाए, उसके केसेस खत्म हो जाए और वो सियासत करे। ये वो अफोर्ड नहीं कर सकता। हालात उसके लिए दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं और वक्त के साथ साथ उसे लग रहा है कि कहीं इमरान खान को रिहा ही ना करना पड़ जाए तो वो अल्टीमेटली फिर क्या करेगा? किसी तरह की स्लो पॉइजनिंग, किसी तरह की खुराक में कुछ मिला के, कोई ऐसी दवाई दे के चीज़ों में इमरान खान की जान लेने की कोशिश कर सकता है। आंख में क्लॉट का आना खुदा ना खास्ता किसी सिलसिले की कड़ी था। अब अगर ब्लड प्रेशर के हवाले से खबरें आ रही हैं कि इमरान खान का ब्लड प्रेशर काबू में नहीं आ रहा, ये उसी सिलसिले की कड़ी है। तो इसको समझें कि वो क्या करना चाह रहे हैं, और अगर कौम बैठी रही तो खुद को माफ नहीं कर सकी। क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता इमरान खान को कुछ हो जाता है, दोबारा 100-200 साल तक इस कम अज कम मुल्क में, इस कौम में कोई खड़ा नहीं होगा। यार इस कौम के लिए हमने कोशिश की, ये डिजर्व ही नहीं करती ये कौम कि इनके लिए कोशिश की जाए, फिर ये होगा। अब मेरे पाकिस्तानी, जहां मैंने आपके साथ ये तफसील से बात की, वहां एक खबर मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। एक बड़ा जबरदस्त तज्जिया मेरे सामने आया
कैथलीन टाइसन का। ये बहुत ज़बरदस्त जियो पॉलिटिक्स पे तज्जिया करती हैं, और मैं इसका बैकग्राउंड आपको बताता हूँ, आपको फिर कुछ समझ आएगा कि ये जो मुआहदा हुआ है नया, और इससे कुछ टाइम पहले मैंने आपको बताया था कि अबनाए हरमुज़ को अगले 2-3 सालों में बाईपास करने का मंसूबा बन चुका है। मैं आपको ये पहले पिछली की कुछ वीडियो में बता चुका हूँ। ये आपने सिर्फ एक बयान देखना है, ये शायद आप पढ़ सकते होंगे। अमेरिका के वज़ीर ख़जाना ने ये ऐलान किया है कि अबनाए हरमुज़ अगले 2 सालों में इर्रेलेवेंट हो जाएगी। मैं आपको बता चुका हूँ ना कि इस पर कोशिश लगे हुए हैं। अब एक और ये इत्तेहाद बना है, और इसके साथ अब आपने ये ज़रा देखना है तज्जिया। 2019 के बाद जो एग्रीमेंट हुआ था ईस्ट मेड पाइपलाइन का, उसके बाद ये फैसला हो गया था नेतन्याहू की तरफ से कि लेवांट कोस्ट जो है तुर्की और इजिप्ट की, उस पर कब्जा करना है, उसका कंट्रोल करना है, और लबनान और शाम पे मुकम्मल कंट्रोल करना है। बिल्कुल उसी तरह जैसे ट्रंप ने वेनेजुएला के ऊपर कंट्रोल किया है। ट्रंप ने आज दोबारा ये कंफर्म किया है कि वो ईरान के साथ वही करेगा जो उसने वेनेजुएला के साथ किया है। अब मैं आपको एक नक्शा दिखाता हूं, ये आपने गौर से देखना है। इसको मैं हटा देता हूं। नाज़रीन ये देख लें आप, ये जो सारा येलो नक्शा है ना, ये यहाँ से आगे तक लबनान का ये हिस्सा काट के यहाँ तक जो है वो ये सारा कब्जा करना चाहते हैं, फैलना चाहते हैं, और ये लबनान के इसी इलाके में घुसे हुए हैं शुरू में, और यहीं पे साथ साथ समंदर के किनारे आगे बढ़ते जा रहे हैं, और ये एंड तक वहाँ तक जाना चाहते हैं जहाँ ये एंड हो रहा है, और समंदर का ये सारा इलाका फिर इनके कब्जे में आ जाएगा, और यहाँ पे सारा तेल शेल जो सारा है वो इनके कंट्रोल में होगा। ये मगरबी तज्जियाकार हैं, ये बात कर रही हैं, और मैं समझता हूँ कि इनका तज्जिया बहुत हद तक दुरुस्त है। आपको आने वाले हालात नज़र आएंगे, और आपको फिर समझ आएगा कि इंटरनेशनल जो हालात बने हुए हैं, जो मंसूबे हैं, नए नक्शे हैं, इमरान खान को जेल में रखना क्यों ज़रूरी है, और इमरान खान से जान छुड़ानी क्यों ज़रूरी है, तो आपको ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे आती हुई नज़र आएंगी, सारे डॉट्स कनेक्ट होते हुए नज़र आ जाएंगे। मैं इसलिए आपको इंटरनेशनल कुछ ना कुछ बताता हूँ। ये सब कुछ इमरान खान से जुड़ा हुआ है, पाकिस्तान के हालात कनेक्टेड हैं इन चीज़ों से। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सब कहानियों नासिर हो। आप सबको सुनने